अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन रिपोर्ट। अब तक हमने रिपोर्ट्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं जिसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट, स्ट्रक्चरल रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है? ये आपकी लास्ट रिपोर्ट का पार्ट है। इवैल्यूएशन बेसिकली होता क्या है आपका फीडबैक। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके यूजेस बताए थे कि आप कहाँ-कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। इवैल्यूएशन बेसिकली जो इवैल्यूएशन वर्ड होता है ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले, आपने देखा होगा आप अपनी असाइनमेंट्स बनाते हैं, आप अपना कोई स्केड्यूल बनाते हैं, आप अपनी प्रेज़ेंटेशंस दे रहे हैं, ठीक है? ये आपकी डेली लाइफ़ के एग्जांपल्स हैं, जो आपके साथ डेली रूटीन में चीज़ें हो रही हैं। उनको भी आप इवैल्यूएट करते हो डिफरेंट सेंसेस में, ठीक है? लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता होता कि हम अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हैं। आप क्या कहते हो हम अपना स्केड्यूल बना रहे हैं, ठीक है? अगर कोई स्टूडेंट अपना स्केड्यूल बनाता है कि हमारे पेपर्स नज़दीक है, हम इतने दिनों में इतना सिलेबस कवर कर लेंगे और फिर बाद में उसको अगर उन्होंने 15 डेज़ का अपना स्केड्यूल बनाया है और वो देखेंगे कि इतने डेज़ में हमने इतना सिलेबस कवर करना है, देन वो 5 टू 10 डेज़ बाद चेक करेंगे कि हमारा कितना हो चुका है। वो जो चेकिंग का क्राइटेरिया है वो बेसिकली उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस है, ठीक है? वो क्या है उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस। इसी तरह जब आप अपनी असाइनमेंट्स राइट कर रहे हो, तो अब हम राइटिंग की बात करें ना, तो अगर आप राइट अप किसी चीज़ का कर रहे हो अपनी असाइनमेंट्स का, आप एक पैराग्राफ लिखोगे, आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखोगे कि इसमें आपका आप उसको इवैल्यूएट करोगे एक पैराग्राफ लिख के, ठीक है? इसमें आप एक पैराग्राफ लिखा, आपने उसको इवैल्यूएट किया, क्या ये ठीक है? ठीक है? फिर उसके बाद आप नेक्स्ट चलते हो। उसको आप हर स्टेप पे इवैल्यूएट करते हो। आप डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट सेंसेस में इवैल्यूएट करते हो डेली लाइफ़ में। उसकी पहले एग्ज़ाम्पल दूँगी, देन इसकी हम डेफिनिशन की तरफ चलेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा डिफरेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम मैनेज हो रहे होते हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट अगर हम बात करें आपके सॉफ्टवेयर्स की, क्योंकि आपने नेक्स्ट इन्हीं में ही काम करना है, इसलिए मैं आपको बार-बार इन्हीं की एग्ज़ाम्पल दूँगी। अगर आप देखें आपने कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें आपने फ्रंट एंड होता है, एक आपका बैक एंड होता है, ठीक है? अब आप फ्रंट एंड फर्स्ट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें भी आप इवैल्यूएशन हर स्टेप पे करते हैं। अच्छा जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है वो यही होता है कि आप जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करो, आप देखो उसको आप बार-बार इवैल्यूएट करो अपने तौर पे, ठीक है? और इसमें सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ आप अपने लिए ही चीज़ों को इवैल्यूएशन कर रहे हो, नहीं। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप किसी दूसरे का भी इसमें आर्गुमेंट लेते हो, ठीक है? अपने भी रखते हो और दूसरे के भी आर्गुमेंट इसमें लेते हो। अब मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, आप फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट का, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप ये करोगे कि आपने फ्रंट एंड का एक पार्ट आपने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है? उसमें हम क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट हम 4 चीज़ें परफ़ॉर्म करते हैं, 4 ऑपरेशन होते हैं आपका CRUD ऑपरेशन। अगर आप वो परफ़ॉर्मेंस दे रहे हो वहाँ पे, आप देखोगे आपने क्रिएट वाला पेज बना लिया जिसमें आपने डिफरेंट डाटा को ऐड करवाना है, ठीक है? देखोगे इस प्रोसेस को इवैल्यूएट करोगे, अगर वो सही काम कर रहा है, सही चल रहा है, देन आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलोगे। इसमें ऐसे ही होता है। उसके बाद देन आप देखोगे अगर आपका फ्रंट एंड ठीक से बन गया, फिर आप उसको दोबारा से इवैल्यूएट करोगे और देन आप उसको किससे कनेक्ट करोगे? अपने बैक एंड से, ठीक है? अपने प्रोजेक्ट के बैक एंड से। बैक एंड के साथ जब तक आप कनेक्टिविटी नहीं करोगे, आपका प्रोजेक्ट जो होगा वो सही तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है? वो जस्ट उसके पास आपके पास उसकी एक्सेस होगी, ना ही उसके अंदर चीज़ें ऐड होगी, ना ही उसके अंदर डिलीट होंगी, जब तक आप उसको बैक एंड से नहीं करोगे। तो ये सब चीज़ें जितना भी प्रोसेस होता है आपका प्रोजेक्ट का, आप सारी चीज़ें उसमें देखते हो कि हमने किस प्रोसेस पे उसको इवैल्यूएट करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दी थी आपके सॉफ्टवेयर्स की, आपकी वेबसाइट की, कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स विज़िट करते हो, उसमें भी आपका एक इवैल्यूएशन पार्ट होता है, ऐसे ही है ना? तो वो इवैल्यूएशन पार्ट बेसिकली जो होता है ना, उसमें हम येस और नो की फॉर्म में आंसर देते हैं। लेकिन अगर हम इसको रिपोर्ट राइटिंग की सेंस की बात करें, तो इसमें आप येस और नो की फॉर्म में आंसर नहीं करेंगे। आप जो भी इवैल्यूएट किया होगा, आप उसको लिखेंगे कि हमने ये चीज़ इवैल्यूएट की है। अगर आप रिपोर्ट राइटिंग की सेंस में येस और नो में आंसर दे देंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है? जब तक आप उसका लिख के उसका रीज़न नहीं दोगे। क्योंकि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हमने जजमेंट्स करनी होती हैं डिफरेंट, और इसमें हमेशा हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, व्हाट, व्हाई, ठीक है? कि क्या हुआ, कैसे हुआ? आप देखें डिफरेंट अगर कोर्ट्स में आप जाएँ, ठीक है? वहाँ पे देखें जज का फैसला क्या होता है कि क्या हुआ था और क्यों हुआ, ठीक है? उसका पहला क्वेश्चन यही होता है, और कैसे हुआ, देन वो फिर नेक्स्ट पर्सन से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये जजमेंट इस वक़्त अपनी रिपोर्ट के जज आप हैं, ठीक है? अब आपने चेक करना है कि क्या हो रहा है। अगर आप नहीं हैं, तो मेबी आपका सुपरवाइज़र हो, ठीक है? इसमें ये चीज़ होती है। अब इसकी डेफिनिशन की तरफ चलते हैं। पहले डिटेल में जाके समझाने का मतलब यही था कि आपको पहले चीज़ें क्लियर हों कि इवैल्यूएशन होती क्या है, हमने इसको किस फॉर्म में देना है। बल्कि एक और चीज़ इसमें बता दूँ कि मैंने आपको वेबसाइट की एग्ज़ाम्पल दी थी कि वेबसाइट में आपने देखा होगा कि जब आप किसी वेबसाइट का विज़िट करते हो, नीचे आपको कह रहे होते हैं कि क्या आपको इस वेबसाइट पे विज़िट करके अच्छा लगा, येस और नो। अगर आप नो पे क्लिक कर देते हो, देन अगर आप येस पे क्लिक कर देते हो, देन आप वो 5 स्टार दे देगा कि आप इसकी रेटिंग कर दें, ठीक है? आप रेटिंग कर देते हो, तो आप जा सकते हो। अगर आप नो पे क्लिक करोगे, आप देखोगे आपके पास 3 या 4
तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो कहेंगे कि अगर आपने नो पे क्लिक किया है तो इसका रीजन दें, क्यों आपने नो पे क्लिक किया है। ऐसे ही होता है ना, अगर किसी स्टूडेंट का इस तरह का एक्सपीरियंस रहा हो तो वो शेयर कर सकता है। तो वो कहेगा कि अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, देन आप बताएँ, आप हमें रिकमेंड करें कि क्या करना चाहिए, ठीक है? क्या इसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है? वो बेसिकली अपने लिए फीडबैक माँग रहे होते हैं, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग का फीडबैक उस फीडबैक से थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, ठीक है? इसकी डेफिनिशन की तरफ अगर हम आएँ, देखें, दिस टाइप प्रोवाइड्स an opinion or judgment rather than yes or no may be answer or a recommendation. अंडरस्टैंड? वो कहते हैं बजाय इसके आप येस और नो की फॉर्म में पूछो, आप इसको रिकमेंडेशन की तरफ लेके जाओ। इवैल्यूएशन रिपोर्ट में आप फीडबैक अपना पूरा बताओ कि हमने इसको इवैल्यूएट किया, हमने यहाँ डाटा सर्च किया, फिर उसको पूरा इवैल्यूएट करो कि ये इसमें चीजें थी और हमने ये काम किया, ठीक है? और देन आप उसको बताओगे, जजमेंट इसकी आप करोगे। इट प्रोवाइड अ स्टडीड ओपिनियन ऑन द वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग, ठीक है? ये किसी चीज की उसको बताता है। लाइक देखिए, मैंने आपको कहा कि आप एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं या आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, आप ना सिंपल देखोगे कि क्या ये चीज, ठीक है, आपको अगर उसका नॉलेज है, आप देखोगे क्या ये चीज बेटर है हमारे लिए कि नहीं है। अब आपको सिंपल एग्जांपल दूं ना, आपके सामने ना कोई एक डिफरेंट वे का शेक रख दिया जाए, ठीक है, और आपको कहे कि इसको चख के बताओ ये अच्छा बना है कि नहीं बना। आप क्या करोगे, आप उसको चेक करोगे। अगर आपने उसको फर्स्ट टाइम पिया है, देन आपको तो उसका आइडिया नहीं ना होगा, ठीक है? आप फर्स्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस ले रहे हो, देन आप अपना ओपिनियन बताओगे कि यस, कि ये मतलब बहुत अच्छा बना हुआ था। और अगर एक पर्सन ऐसा है जो डेली उसको ले रहा है, ठीक है, उस शेक को डेली ले रहा है, तो वो क्या कहेगा, वो अपना ओपिनियन उसमें डिफरेंट वे से बताएगा, और जो फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा वो डिफरेंट वे से बताएगा। जो डेली ले रहा है वो उसके पास उसका नॉलेज होगा कि अच्छा ये चीज इस वे में थी और मैं इसको इस वे में बताऊंगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो अपना स्टडीड ओपिनियन नहीं देता होता, ठीक है? और उसके बाद दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट कंपेयर्स अ थिंग टू अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड डिटरमाइन हाउ वेल इट मीट दोज रिक्वायरमेंट। यहाँ पे अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं ना, आपने देखा होगा कि क्राइटेरियाज, ठीक है, हमने क्राइटेरिया पढ़े फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, क्राइटेरिया और कंस्ट्रेंट्स। क्राइटेरिया बेसिकली हमारी होती है सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो वो कहते हैं कि आप इसमें जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स है, आप उनको देखते हो कि कैसे ये रिक्वायरमेंट इनके साथ मेट कर रही हैं, ठीक है? आप इसमें इस चीज को कंपेयर करते हो, क्योंकि आप एक जज हो, इसमें अपने इवैल्यूएशन रिपोर्ट में आप एक जज हो। तो आपने अपनी सारी चीजों को कंबाइन करके उसके बारे में देखना है कि ये चीज किस तरह से, किस वे में आपको बेनिफिट देगी। अंडरस्टैंड? उसके बाद आ जाता है आपका पर्पस। द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन रिपोर्ट कैन बी टू फोल्ड। अब जो इवैल्यूएशन का पर्पस होता है वो टू फोल्ड होता है, ठीक है? इसमें आपने क्या बताना है, मैंने आपको फर्स्ट चीज बताई, डिसीजन मेकिंग करनी है, ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बताया कि जो भी आपने अचीवमेंट्स इसमें की हैं, आपने देखना है कि क्या वो वाकई अंडरस्टैंडेबल हैं कि नहीं है, ठीक है? क्योंकि इवैल्यूएशन हम करते ही उन चीजों की है जो हमने अब तक काम किया हो। अंडरस्टैंड? जैसे मैंने आपको आपकी असाइनमेंट की एग्जांपल दी, आप एक असाइनमेंट राइट कर रहे हो, आपने एक पेज राइट किया, आपने उसको इवैल्यूएट किया कि क्या मेरा ये डाटा ठीक था, वो आपकी क्या थी, वो आपकी अचीवमेंट थी, आपकी राइटिंग अचीवमेंट थी, ठीक है? फिर आप देखोगे क्या जो मैंने अचीवमेंट की है, क्या ये अंडरस्टैंडेबल है भी कि नहीं है। देन आप नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करोगे। इसी तरह आपने अगर 3 पेजेस के असाइनमेंट बनाने, आप हर पेज की मूवमेंट देखोगे, हर पेज को इवैल्यूएट करोगे। देन आप क्या करोगे, जब आपकी कंप्लीट हो गई, आप उसको ओवरऑल रीड करोगे कि क्या ये हमारे लिए वाकई अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ ना, एक प्रोजेक्ट मैनेजर की, ठीक है? आपकी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं। आपको पता होगा कि कोई ना कोई सेमिनार हो रहा होता है या फिर उसको कोई ना कोई मैनेज कर रहा होता है, ठीक है? अब वो जो पर्सन मैनेज कर रहा होता है ना, बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो उनको इवैल्यूएट भी करता है। किस वे में इवैल्यूएट करता है? देखिए, अगर एक पार्टिसिपेशन हो रही है, नात कॉम्पिटिशन हो रहा है या फिर डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है या फिर कोई और ठीक है, आर्ट कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसमें वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि अगर इसमें 15 पार्टिसिपेंट थे, उनमें से 10 प्रेजेंट है और 5 एब्सेंट है, उनको उसने क्या करना है, उनको इवैल्यूएट करना है, ठीक है? उसके बाद उन्होंने देखना है कि वो जो 10 प्रेजेंट थे, उनमें से जिनकी प्रोग्रेस ठीक रही है, क्योंकि हम प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पढ़ चुके हैं, उसने देखना है जो प्रोग्रेस जिनकी ठीक रही है, देन इवैल्यूएट करना है कि इन किस बेसिस पे इनको ये चीजें हुई हैं, ठीक है? किन बेसिस पे इनकी प्रोग्रेस ठीक रही है, किन बेसिस पे इनकी प्रोग्रेस रॉन्ग रही है, ठीक है? इवैल्यूएशन प्रोसेस आपका वो प्रोसेस होता है। उसके बाद आ जाता है आपका कंटेंट्स। अब देखें, इसके कंटेंट और जो हम बाकी रिपोर्ट्स पढ़े, इनका कंटेंट सेम है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। हमने पढ़ा था टाइटल होना चाहिए, समरी होनी चाहिए, आपकी बैकग्राउंड। अब ये आपकी बॉडी, ठीक है, ये आपकी यहाँ तक बॉडी है, इसमें हम ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बैकग्राउंड होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, इवैल्यूएशन स्टडी होनी चाहिए, ठीक है? सॉरी, पर्पस के अंदर इवैल्यूएशन स्टडी आएगी, उसके बाद रिजल्ट होना चाहिए और डिस्कशन होनी चाहिए, और नेक्स्ट लास्ट आपका पार्ट है कंक्लूजन का।
क्या चीजें डिफरेंट है यहाँ तक? नो, क्योंकि हम ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इसको क्या करना है, सेम वही चीज आ जाएगी कि टाइटल में आपने इस तरह का टाइटल चूज करना है जो कि ऑडियंस को माइंड में रखते हुए, ठीक है, ताकि ऑडियंस उसे रीड करे, जिन ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हो उनको पता चल जाए कि अच्छा ये इवैल्यूएशन का टाइटल है। अब यहाँ पे आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इवैल्यूएशन का जो पार्ट है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में भी रीड किया था, ऐसे है ना? अब जो इवैल्यूएशन का पार्ट आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट में स्टडी किया था, वो अगर वो डिफरेंट होगा, और अगर आपको कहा जाए इवैल्यूएशन रिपोर्ट ही आपने जनरेट करनी है, उसके लिए आप कंटेंट इसका पूरा इस तरह से यूज़ करोगे जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है और उसमें आपने इवैल्यूएशन पार्ट इंक्लूड करना है, उसमें जस्ट आप इवैल्यूएशन की हेडिंग दोगे और उसके अंदर आप अपना पूरा डिटेल लिख दोगे, ये इवैल्यूएट हुई है, उसके अंदर आपको ये कंटेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपको कहा जाए कि अलग इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएँ, देन आप इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बनाएँगे। अगर आपको वहाँ पे कोई टेम्पलेट प्रोवाइड नहीं होता, तो फिर आप स्टैंडर्ड टेम्पलेट को उठा के आप इसके अकॉर्डिंग बना के देंगे। इस चीज़ में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। मैंने आपको क्योंकि बताया था हम डिफरेंट रिपोर्ट्स को मर्ज करके उनका डाटा कहीं न कहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका बैकग्राउंड, क्योंकि ये अब हम बॉडी की तरफ आ रहे हैं, तो बैकग्राउंड में हम क्या ऑलरेडी डिस्कस करते हैं कि उसका जितना भी गोल होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके रिसोर्सेज होंगे, उसका जो स्टाफ अंदर आ जाता है, उसके सोर्सेज होंगे, ठीक है? ओरिजिन प्रोजेक्ट का हम कहाँ से ले रहे हैं, कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है? क्योंकि हमने बार-बार इस चीज़ को डिस्कस चुके हैं कि हमने इसमें पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर इसको डिस्कस करना होता है किसी भी रिपोर्ट राइटिंग में। अंडरस्टैंड? उसके बाद आ जाता है आपका एग्जेक्टिव समरी। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपकी क्रिटिकल ओपनिंग होती है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, ठीक है? एग्जेक्टिव समरी आपकी क्या होती है? क्रिटिकल ओपनिंग होती है आपके रिपोर्ट के पार्ट की। अब देखिए मैं जो पॉइंट हाइलाइट कर रही हूँ इससे आप लोग समझ जाएँगे कि क्यों हाइलाइट कर रही हूँ, ठीक है? क्रिटिकल ओपनिंग होती है, उसके बाद ओवरव्यू ऑफ द इवैल्यूएशन, इसमें हम व्हाट एंड व्हाई का यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि इवैल्यूएशन रिपोर्ट में हम इन 2 डब्ल्यूज़ को लाज़मी यूज़ करते हैं। पहले हमने डिस्कस किया था कि रिपोर्ट राइटिंग में हम 5 डब्ल्यूज़ को यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारे पास इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है इसके अंदर 2 डब्ल्यू तो इसके लाज़मी होते हैं कि इनको हमने यूज़ करना है। बाकी भी करते हैं, ये नहीं है कि बाकी नहीं करते। लेकिन इसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, ये कर लेते हैं कि व्हाट एंड व्हाई, क्योंकि हमने डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन हमेशा हम व्हाट एंड व्हाई के बेस पे ही लेते हैं, ठीक है? हम डिसीजन कभी भी इस बेस पे नहीं लेते। पहले हम उनसे ये क्वेश्चन नहीं करते कि कैसे हुआ? क्या कहेंगे? क्यों हुआ और क्या हुआ? क्या अब यहाँ पे सीन हुआ है? क्योंकि आप एक जज हो, आपने जज के तौर पे यहाँ पे डिसीजन लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने एग्जेक्टिव समरी में हमेशा इसका ओवरव्यू बताना है, मेजर सोर्सेज ऑफ डाटा एंड मेथड्स ऑफ द डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। उसके बाद आपने इसका रिजल्ट बताना है, समरी की बात हो रही है, ठीक है? उसके बाद आपने जो समरी की ही रिकमेंडेशन बन सकती है, आपने वो एक लाइन में बता देनी है, और इससे आपने कोई भी हेडिंग में डिवाइड नहीं करना, वही जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपने इसको एक पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका पर्पस। क्योंकि पर्पस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आपने हमेशा डिसीजंस का बताना होता है, आपने इस तरह का लिखना होता है कि बेटर अंडरस्टैंडेबल हो। एम्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवैल्यूएशन, ठीक है? उसके बाद इवैल्यूएशन क्राइटेरिया चूज़न, उसके बाद आपने इसका क्राइटेरिया बताना है, इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या आपके पास रहा है, की क्वेश्चंस एक्सप्लोर्ड, जैसे मैंने आपको अभी बताया आपने कौन से क्वेश्चंस एक्सप्लोर करने हैं, व्हाट एंड व्हाई, इन चीज़ों को माइंड में रखना है, बार मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है? अदर डिजाइन पैरामीटर्स, जिसमें आपका डाटा कलेक्शन और एनालिसिस मेथड आ जाता है, ठीक है? डाटा कलेक्शन और एनालिसिस मेथड एंड डाटा सोर्सेज, ये आपके डिजाइन पैरामीटर है जिनके थ्रू आपने अपने डाटा को राइट अप करना है। अंडरस्टैंड? उसके बाद आ जाता है आपका कंपोजिशन ऑफ इवैल्यूएशन टीम, मतलब उसकी आपने कंपोजिशन करनी है उस टीम की कि उनके रैंक क्या रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि जब कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो चीज़ों को रैंक देता है, ठीक है? उसी का काम होता है उसने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है, उसी का काम होता है उसने इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनानी है, ठीक है? जब वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद इवैल्यूएशन रिपोर्ट जनरेट होती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका रिजल्ट। दिस सेक्शन प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवैल्यूएशन फाइंडिंग्स, ठीक है? आपने इसमें जितनी भी आपकी फाइंडिंग हो चुकी है इसको यूज़ करना है। अच्छा, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, कोई भी आपके पास रिपोर्ट है, अगर आपको वहाँ पे कहा जाए ग्राफ यूज़ करना है और ना कहा जाए, बेशक कहा जाए, ना कहा जाए, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसका क्योंकि मैंने आपको एक रिपोर्ट का चीज़ पढ़ाई है, मैकेनिकल वर्सेस ग्राफिकल एलिमेंट। तो जहाँ पे आप मैकेनिकल यूज़ करेंगे एलिमेंट, वहाँ पे आपको चाहिए आप ग्राफिकल एलिमेंट का भी यूज़ करें, बेशक वो अंदर कहें या ना कहें। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको इस तरह का टेम्पलेट दे दिया जाता है जिसमें ये चीज़ें नहीं कही गई, लेकिन आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने नहीं करना है इनको यूज़। बल्कि अगर आप ग्राफ्स को, टेबल्स को यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा आपके लिए, ठीक है?
रीडर के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। उसके बाद आ जाता है डिस्कशन। अभी हम बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं, पर्पस से लेके डिस्कशन तक, ठीक है। दिस शुड इंक्लूड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फाइंडिंग। जो भी आपकी फाइंडिंग है आप उनको डिटेल में यहाँ पे बताओगे, डिस्कस करोगे। उसके बाद यहाँ पे जो वीकनेस का वर्ड है, इसको देखते हुए मेरे माइंड में एक वर्ड आया है स्वॉट एनालिसिस का। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट डिजिटल मार्केटर है, ठीक है, तो उसको ये आइडिया होगा कि वहाँ पे जब हम मार्केट एनालिसिस करते हैं तो उसमें स्वॉट एनालिसिस मेन चीज़ है, ठीक है। उसमें स्वॉट एनालिसिस मेन चीज़ क्या होती है, स्वॉट एनालिसिस होता क्या है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। मार्केट रिसर्चर्स के लिए ये मेन चीज़ होती है। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो आपको कहा जाता है कि स्वॉट एनालिसिस करके बताएं इस रिपोर्ट का। देन आप वहाँ पे परेशान नहीं होंगे कि ये होती क्या है। उसमें बेसिकली सिंपल चीज़ें आती हैं जो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। स्वॉट मीन्स एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट। मतलब आपने उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसका एनालिसिस हर तरीके से आपने करके उनको देना होता है, ठीक है। उस चीज में आपने ये नहीं कहना सर हमें पता ही नहीं है कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है तो हम इसका क्या करेंगे, बल्कि आपने उसको लेना है और आके बस उस रिपोर्ट को पूरा एक दफा रीड करके आपने उसकी स्ट्रेंथ बतानी है, उसकी वीकनेस बतानी है टाइटल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसकी अपॉर्चुनिटीज और उसके थ्रेट्स बताने हैं। बस ये होता है आपका स्वॉट एनालिसिस। वो यहाँ पे वीकनेस का वर्ड आए थे तो इसलिए मैंने सोचा आपको स्वॉट एनालिसिस का बता दूं, ठीक है। उसके बाद जजमेंट अगेंस्ट द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, आपने इसमें ये चीज बतानी है, डिस्कस करनी है ये चीजें सारी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, अगर आपने कोई इस तरह की चीज फाइंड कर लिया जो अनएक्सपेक्टेड थी वो भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी कंक्लूजन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस एंड ऑप्शंस, ठीक है। अब इसमें ये सेक्शन क्या करता है, इनकैप्सुलेट करता है आउटकम ऑफ द इवैल्यूएशन एंड क्लियरली पॉइंट टू अप्रोप्रिएट एक्शंस दैट स्टेम फ्रॉम द फाइंडिंग्स। यहाँ भी आपने आउटकम का एक वर्ड सुना होगा, ठीक है, सॉरी इनकैप्सुलेट का वर्ड देखा होगा। इनकैप्सुलेट का वर्ड ये आपका बेसिकली इनकैप्सुलेशन का नियम अगर किसी ने सुना हो ना, आपको पता होना चाहिए कि इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है एक चीज को हाइड कर देना, ठीक है। हाइड किस सेंस में करना, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं ना, कैप्सूल एक आपने देखा होगा जो हम मेडिसिन वाला कैप्सूल हम खाते हैं, ठीक है। उस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर उसका जो कंटेंट होता है, उसका जो मटेरियल होता है वो हाइड होता है, ठीक है। वो एक कैप्सूल की फॉर्म में उसको हाइड करके देते हैं आपको, ताकि आप उसका पाउडर ना खाओ बल्कि आप उस कैप्सूल को खाओगे, ठीक है। उसी तरह से जब जहां में भी इनकैप्सुलेशन का वर्ड आ जाता है समझे उसके अंदर आपका डेटा क्या है, इनकैप्सुलेट है, यानी आपका डेटा हाइड है, ठीक है। ये कैप्सूल के एग्जांपल मैंने आपको सिंपल इसलिए दी क्योंकि वो हम चीज डेली रूटीन में यूज करते हैं। जब तक आप अपनी स्टडी को अपनी डेली रूटीन से आप कंबाइन नहीं करेंगे आप तब तक एक अच्छे रीडर नहीं बन पाएंगे, ठीक है, ना ही एक अच्छे राइटर बन पाएंगे। चीज़ों को इमेजिन किया करें अपनी डेली रूटीन से कि जो आप लोग अपनी रूटीन्स में यूज़ करते हैं, उनमें ये चीज़ें कैसे परफ़ॉर्म होती हैं। तो तभी आप चीज़ों को सही तरीके से अपने माइंड में रख पाएँगे, ठीक है? आपका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे। वो कहते हैं कि उसने आउटकम क इवैल्यूएशन की जितनी भी आउटकम होती है, उसको एनकैप्सुलेट करना चाहिए आपको, ठीक है? कंक्लूजन में, इस सेक्शन में। कंक्लूजन के सेक्शन में आपको आउटकम को एनकैप्सुलेट करना चाहिए और जितने भी एक्शंस आपने परफ़ॉर्म किए आपको चाहिए उन सबको एनकैप्सुलेट करके बताएँ, ठीक है? अपनी सारी फाइंडिंग्स को। अब इसके अंदर क्या-क्या होना चाहिए? ओवरऑल जजमेंट आपकी, फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको बार-बार बता चुकी हूँ। उसके बाद आपने जितनी भी आपकी कंक्लूजन है आपने देखना है कि क्या वाक़ई ये चीज़ें रिलाएबल हैं, वैलिड हैं, तो हमने इनके इसके अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है? क्योंकि ये आपकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट है। एनी रिकमेंडेशंस फॉर चेंज, इम्प्रूवमेंट, अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन आ जाती है देन वो आप इस सेक्शन में भी इंक्लूड कर सकते हो, आप इसका सेपरेट सेक्शन भी बना सकते हो। एनी पॉइंट यहाँ तक अगर किसी को कुछ नहीं क्लियर हुआ बताएँ? मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से इसको कंक्लूड करके बता देती हूँ कि इवैल्यूएशन रिपोर्ट में हमने क्या पढ़ा। इवैल्यूएशन रिपोर्ट बेसिकली आपका फीडबैक होता है कि आपने जो भी राइट अप कर लिया है, आपकी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। आपने जो चीज़ भी राइट अप कर लिया, आप इसको किस वे में यूज़ करोगे, ठीक है? आप इसमें जजमेंट्स करते हो यानी डिसीजंस लेते हो, ठीक है? आप डिफरेंट डिसीजन लेते हो कि हमने इसका क्या हमने अचीव किया, क्या हमारे पास अचीवमेंट्स थी और हम उनको किस वे में यूज़ करेंगे। आप अपनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स से इनको कंपेयर करते हो, ठीक है? ये था इवैल्यूएशन रिपोर्ट। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ मुझसे पूछें, ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग का, ठीक है?